हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आरबी। क्या हालचाल है आप सभी का। बहुत बहुत वेलकम है आपके इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म आईसीएससी वाला पर, जिस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपने चैप्टर कैलोरीमेट्री के बारे में। ये एक बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है जिसमें हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं। हीट का ट्रांसफर किस तरीके से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होगा, फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, इस तरह की चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है उसमें बेसिकली दो तरह का काम होता है बेटा। सबसे पहला, जब आप हीट करोगे तो उसके टेम्परेचर में कुछ इंक्रीमेंट आएगा, या फिर दूसरा काम यह हो सकता है कि उसके फेज में चेंज आ रहा हो, यानी वो सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में जा रहा हो। तो ऐसा कब होगा जब टेम्परेचर चेंज हो, ऐसा कब होगा जब फेज चेंज हो। इन्हीं चीजों के बारे में इन डेप्थ में हम लोग बात करेंगे इस वाले चैप्टर में। आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस डिस्कशन को। सबसे पहले हम लोग हीट का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, थर्मल कैपेसिटी सीखेंगे, लेटेंट हीट सीखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कशन। सबसे पहली बात आई सर, ये हीट क्या है। तो हीट एनर्जी का वो फॉर्म होता है जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर कम है, तो इधर से इधर की तरफ जिस एनर्जी का फ्लो होता है उसी एनर्जी को हम लोग हीट बोलते हैं। तो हीट का सीधा सा प्रिंसिपल यह है कि हीट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज। अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाए तो हीट का फ्लो नहीं होगा। ऐसे में दोनों बॉडीज को थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो दो बॉडीज कभी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती हैं। यह कंसेप्ट यहां पर बताया गया है। फिर हीट क्या है, हीट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड बाय अदर मींस सच एज रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर बेसिकली तीन तरह से होता है बेटा। पहला है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन का काम मेनली सॉलिड्स में होता है, जिसमें आप जब हीट करोगे एक तरफ से तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, एनर्जी का फ्लो होगा इधर से उधर, लेकिन मॉलिक्यूल यहां से यहां की तरफ नहीं जाने वाला। यानी मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ता नहीं है, वो वहां पर वाइब्रेट करता रहेगा लेकिन वो मोशन नहीं करेगा। इसको कंडक्शन बोला जाता है। सॉलिड्स में कंडक्शन के थ्रू ही जो है हीट का ट्रांसफर होता है। इसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। जैसे अगर आप एक कंटेनर में पानी ले लीजिए और उसको नीचे से हीट करना शुरू करिए, तो नीचे वाला जो वाटर होगा वो पहले गर्म होगा, गर्म होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, वो हल्का हो जाएगा, डेंसिटी कम होगी और वो ऊपर आ जाएगा। अब जो ऊपर भारी वाला पानी था, ठंडा वाला पानी, वो नीचे चला जाएगा। तो यहां पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, है ना, या ग्रेविटी की वजह से मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर जाएं तो ऐसे केसेस में कन्वेक्शन कहलाता है, और लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन यूज होता है। फिर आता है रेडिएशन। जैसे सन से जो हीट हमारे पास तक आती है विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम, मीडियम को हीट नहीं कर रहे हैं, सन से हीट आ रही है, सीधे हमें गर्मी लग रही है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो उसको उतना गर्म करने का काम नहीं करता है। इसको हम लोग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो यही मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं इन रेडिएशन हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज इंफ्रारेड रेडिएशन। आईआर रेडिएशंस के बारे में आपको पता है कि इनको हीट वेव्स भी कहा जाता है। फिर है इन कन्वेक्शन हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स सच एज एयर और वाटर। फिर हीट इज ऑफन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज जूल्स या फिर कैलोरीज, और इन दोनों में रिलेशन भी होता है कि 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जूल्स के बराबर होता है। तो ये रिलेशन सभी लोग याद रखिएगा। इस रिलेशन को हम इंटर कन्वर्जन में कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। फिर बात आई सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। देखो मैंने आपसे यही कहा था ना, अगर किसी सब्सटेंस को हीट दोगे तो दो ही काम हो सकता है, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो फेज चेंज होगा। तो यहां पर बात हो रही है टेम्परेचर बढ़ने की। आपने बॉडी को हीट दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो यहां पर डेफिनेशन कहा जाता है अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। यूनिट मास ले लीजिए सब्सटेंस का और उसका टेम्परेचर केवल 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको बढ़ाना है, तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसी को स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला है टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, जहां पे m ऑब्जेक्ट का मास है, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, कह रहे इट इज टिपिकली डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल c एंड इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ जूल्स पर किलोग्राम पर केजी, क्योंकि c इज इक्वल टू q अपॉन m डेल्टा टी। तो Q हो गया जूल में, M हो गया किलोग्राम में, और डेल्टा T हो गया डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू एब्सॉर्ब और रिलीज हीट।
जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, इसका मतलब वो सब्सटेंस ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा टेंपरेचर राइज करने के लिए, या फिर ज्यादा हीट रिलीज करेगा उतना ही टेंपरेचर लॉस करने के लिए, है ना। फिर हमसे ये कह रहा है सब्सटेंसेस विद द हाई स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्स मोर हीट टू रेज देयर टेंपरेचर, वही बात आ गई, व्हाइल सब्सटेंसेस विद द लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिक्वायर्स लेस हीट टू रेज देयर टेंपरेचर, राइट। जैसे दाल दाल जो है वो धीरे धीरे पकती है ना, देर में पकती है इन कंपैरिजन टू चावल, तो दाल का स्पेसिफिक हीट जो है वो चावल के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया क्योंकि उसको ज्यादा हीट चाहिए पकने के लिए। फॉर एग्जांपल वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी व्हिच मींस दैट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हीट टू रेज इट्स टेंपरेचर, देयरफॉर वाटर इज ऑफन यूज्ड एज कूलेंट इन सिस्टम दैट जनरेट अ लॉट ऑफ हीट सच एज कार इंजन्स और पावर प्लांट। यही रीजन है कि वाटर को हम लोग एज अ कूलेंट यूज कर लेते हैं क्योंकि वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। फिर आता है सर थर्मल कैपेसिटी क्या है। थर्मल कैपेसिटी का मतलब हो गया अगर मैं मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो इसी को थर्मल कैपेसिटी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला बन जाएगा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, दैट इज नोन एज थर्मल कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो थर्मल कैपेसिटी दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला उस बॉडी का मास क्या है, दूसरा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। फिर कह रहे हैं एग्जांपल के तौर पे मास ऑफ अ सब्सटेंस अगर 10 kg है, स्पेसिफिक हीट 1 के बराबर है, तो थर्मल कैपेसिटी भी 10 के बराबर होगा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थर्मल कैपेसिटी, यानी M मल्टीप्लाइड बाई C इज नोन एज थर्मल कैपेसिटी। फिर यहां पर बात आ रही है अब फेज चेंज की, यानी दूसरा काम यह हो सकता है कि हमने बॉडी को हीट दिया है और उसके फेज में चेंज आ रहा है, वो भी कांस्टेंट टेंपरेचर पर। तो जिसमें सबसे पहला चेंज आता है जिसको हम लोग मेल्टिंग या फ्यूजन के नाम से जानते हैं। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना मेल्टिंग कहलाता है और उसका वापस इसमें आना फ्यूजन कहलाता है। तो लिखा है मेल्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। फिर कह रहे हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेंपरेचर एट विच इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जिस टेंपरेचर पर कोई बॉडी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एट मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स दैट होल्ड them in place in solid state, allowing them to flow and move freely as a liquid। होता क्या है बेटा, सॉलिड्स में बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जब आप उनको हीट करते हो तो वो बॉन्ड टूटते हैं, तो एक ऐसा सर्टेन टेंपरेचर होता है जिस पर सारे बॉन्ड एक साथ टूट जाते हैं और वो जो सॉलिड है वो एकदम मेल्ट कर जाता है और लिक्विड की तरह फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, राइट। फिर आता है हमारा सॉलिडिफिकेशन पॉइंट क्या होता है, फ्यूजन की बात कर रहे हैं। सॉलिडिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू सॉलिड व्हेन इट इज कूल्ड टू इट्स सॉलिडिफिकेशन पॉइंट। सॉलिडिफिकेशन पॉइंट आल्सो नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इट इज द टेंपरेचर एट विच अ सब्सटेंस ट्रांजिशंस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। जिस टेंपरेचर पर कोई सब्सटेंस जो है वो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट या सॉलिडिफिकेशन पॉइंट के नाम से जानते हैं। कह रहे हैं एट सॉलिडिफिकेशन पॉइंट द मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस हैव लॉस्ट इनफ एनर्जी दैट आर नो लॉन्गर एबल टू मूव फ्रीली एंड दे बिकम अरेंज्ड इन अ मोर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर एज सॉलिड। यानी कि जब आप सॉलिड को हीट देते हो तो बॉन्ड टूटता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इस बार जब लिक्विड से हीट निकाल लेते हो तो वो वापस उसी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में आ जाता है और सॉलिड बन जाता है, राइट। फिर रीजेलेशन की बात कर रहे हैं, सर ये रीजेलेशन क्या होता है। कह रहे हैं द फेनोमेना ड्यू टू विच आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड वाटर सो फॉर्म्ड रीफ्रीजेस टू फॉर्म आइस ऑन द रिमूवल ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड रीजेलेशन। यानी कि 0 डिग्री से कम टेंपरेचर पर ही अगर हम आइस को मेल्ट करके वाटर बना पाए बाई द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर और वही प्रेशर हटाने पर वो वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको रीजेलेशन कहते हैं। ग्लेशियर्स फाउंड इन कोल्ड कंट्रीज आर द डायरेक्ट आउटकम ऑफ रीजेलेशन। यानी ग्लेशियर्स जो पाए जाते हैं वहां पर टेंपरेचर किसमें है, माइनस में है, तो प्रेशर की वजह से वहां पर जो आइस है वो लिक्विड में मेल्ट होता है, वही प्रेशर जब कम होता है तो वो वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। टेंपरेचर वही नेगेटिव में चल रहा है, 0 डिग्री से कम टेंपरेचर पर ही काम चल जा रहा है। तो मेल्टिंग हम आइस की करा रहे हैं, ठीक है, वो भी 0 डिग्री से कम टेंपरेचर पर बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजेलेशन। प्रेशर हटाओ वापस से वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग के बारे में सबको पता है कि जब कोई लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेंपरेचर एट विच इट ट्रांजिशंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। एट बॉइलिंग पॉइंट द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस हैव इनफ एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द लिक्विड एंड फॉर्म अ गैस।
ठीक है, यानी लिक्विड को और ज्यादा हीट करते हो तो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर भागते हैं और वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है एवापोरेशन। क्या है एवापोरेशन? का मतलब होता है लिक्विड का गैसियस फेज में कन्वर्ट होना एट एवरी टेम्परेचर। हर टेम्परेचर पर इवापोरेशन का काम हो रहा होता है। बेटा पढ़िए, कह रहे हैं इवापोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट अ टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, बट इवापोरेशन का काम बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर होता है। जैसे नदी तालाब का जो पानी है वो कंटिन्यूअसली इवापोरेट होता रहता है, थोड़ा 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 इवापोरेट होता रहता है ड्यू टू टेम्परेचर, राइट। फिर कह रहे हैं इन इवापोरेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड गेन सफिशिएंट एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम लिक्विड एंड फॉर्म अ गैस। तो सिंपल है। फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। आपने सब्सटेंस को हीट दिया लेकिन वो उसका टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, उसके फेज में चेंज आ रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट यूज होता है उसका फॉर्मूला है m इंटू एल, जहां पर l को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो जब सॉलिड से लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा हो या लिक्विड से वापस सॉलिड में आ रहा हो तो वहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूज किया जाता है। तो पढ़िए, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट that is absorbed or released when a substance changes from solid to liquid or from liquid to solid at constant temperature। ये भी आप लिखेंगे, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये काम हो रहा है। टेम्परेचर में चेंज यहां पर नहीं हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अगर आइस 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो यहां पर जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है। फिर यहां पर बात आ गई, इट इज टिपिकली डिनोटेड बाय द सिंबल एल। एफ, एल ऐसे लिखते हैं, एफ नीचे लिखते हैं, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास, है ना। इसका जो यूनिट होगा दैट इज क्यू बाई एम, यानी जूल पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम, इस तरीके का यूनिट होगा। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब आइस के केस में बता रहे हैं कि भाई आइस में कितना है, तो आइस के केस में वैल्यू बता रहे हैं 334 जूल्स पर ग्राम है या फिर 80 कैलोरी पर ग्राम है। इसका मतलब 1 ग्राम आइस को, है ना, अगर हमें 0 डिग्री पर ही वाटर में कन्वर्ट करना है तो 80 जूल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। ये इसका मतलब है। दैट मींस इट टेक्स 334 जूल्स ऑफ एनर्जी टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एंड इट रिलीजेस 334 जूल्स ऑफ एनर्जी व्हेन 1 ग्राम ऑफ आइस फ्रीजेस। तो बेटा जब आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगा तो यहां पर हीट क्या होगी, रिक्वायर्ड है, मतलब इस प्रोसेस को हीट चाहिए। लेकिन 0 का वाटर अगर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो उतना ही अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो वाटर को ठंडा करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस में, आइस को गर्म करोगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। ये यहां पर कहने का सेंस है। फिर आता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा प्रेशर। कह रहे हैं कि इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाएंगे आप तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स, कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। मॉलिकुलर वेट, कह रहे हैं हायर मॉलिकुलर वेट्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा। फिर आता है पोलरिटी, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। पोलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जो पोलर है, ठीक है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। सर पोलर मतलब जिसमें प्लस और माइनस अलग दिखे, जैसे NaCl है तो Na प्लस अलग दिख रहा है, Cl माइनस अलग दिख रहा है, तो ये पोलर हो गए, इसमें 2 पोल्स बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। फिर कह रहे हैं इंप्योरिटीज, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी इन अ लिक्विड कैन लोअर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इंप्योरिटी अगर प्रेजेंट होगी तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज कर सकती है। ये थियोरेटिकल पॉइंट्स है, सभी लोग पढ़िएगा, इन पॉइंट्स को रिवाइज करिएगा, अपने दिमाग में सेट करिएगा। देखो मेरा काम है आपको चैप्टर के हर एक टॉपिक से इंट्रोड्यूस करना, उस टॉपिक को आपके सामने लाना और उसको डिटेल में समझाना। तो एक एक पॉइंट को मैं समझाता जा रहा हूं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने का काम मेरे प्यारे बच्चों आपका है। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, फिजिक्स वाला ऐप पर भी मिल जाएंगे, जहां से डेली लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो आप भी इससे पढ़ाई करिए, PW ऐप इंस्टॉल करो, उसमें ये सब नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल रिसोर्स मिलता है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। और मतलब अल्टीमेटली गेम तो यही है कि भाई प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, रिवीजन करते रहो। हम लोग आपके साथ बने आखिरी तक, आपको इस तरह के लेक्चर्स देते रहेंगे, वन शॉट डिटेल्ड लेक्चर्स भी अभी आते रहेंगे, है ना। बस आपको मेहनत करते रहना है कंटिन्यूअसली बेटा। फिर आता है द रेट ऑफ इवापोरेशन, जो होता है दैट इंक्रीजेस विद द एरिया ऑफ एक्सपोज सरफेस। एरिया बढ़ाओगे रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ एयर।
जब हवा ज्यादा चलती है तो भी इवापोरेशन बढ़ता है, इसीलिए लोग कपड़े सुखाने के लिए फैन वैन चला देते हैं वहां पर। इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन मॉइस्चर इन एयर। अगर एयर में मॉइस्चर घट जाएगा तो भी इवापोरेशन ज्यादा होगा बरसात के समय में, इसीलिए कपड़े जल्दी सूखते नहीं है बेटा, क्योंकि वहां पर इवापोरेशन कम हो जाता है। इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर को घटाओगे तो भी जो है इवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। फिर बात कर रहे हैं सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है। भाई मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और बॉइलिंग पॉइंट में वही लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, फंडामेंटल डिफरेंस है। कह रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर बॉइलिंग और वेपोराइजेशन अकर्स व्हेन लिक्विड रैपिडली चेंजेस इनटू वेपर। Numerical value of the melting point or solidification point is same. That is, if melting point of ice is 0 degree, then freezing point of water is also 0 degree Celsius. दोनों की वैल्यू आइडियली सेम होती है। Numerical value of the boiling point and liquefaction point is same. That is, if boiling point of water is 100 degree Celsius, then liquefaction point of the steam is also 100 degree Celsius. तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम टू सेम होते हैं। फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो भाई वो हीट जिसको देने पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू टर्न अ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ये टर्म भी यूज कर सकते हैं, या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन टर्म भी हम लोग यूज करते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बिकॉज इट डिटरमाइंस हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू वेपोराइज द सब्सटेंस एंड हाउ मच एनर्जी इज रिलीज व्हेन द वेपर कंडेंसेस बैक इनटू द लिक्विड। वही बात आ गई, लिक्विड से वेपर में ले जाना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में वापस लौट रहा है तो इतनी ही एनर्जी को रिलीज करेगा। राइट, फिर बात यहां पर आई, अगला क्या है, फॉर एग्जांपल वाटर हैज अ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सो इट टेक्स लॉट ऑफ हीट टू वेपोराइज इट एंड व्हेन इट कंडेंसेस इट गिव्स बैक द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब, है ना, जितना हीट उसने एब्सॉर्ब किया था इस प्रोसेस में उतनी ही हीट को वो रिलीज भी कर देता है। दिस इज व्हाई स्वेट इज इफेक्टिव एट कूलिंग द बॉडी एज इट इवेपोरेट्स फ्रॉम द स्किन, इट एब्सॉर्ब्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी हेल्पिंग टू कूल इट डाउन। यानी कि जब हमें वो हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, पसीना अगर निकल रहा है, तो ये अच्छी चीज है, ये बॉडी के टेम्परेचर को कम करने का काम करता है, क्योंकि स्वेट क्या करता है, आपकी बॉडी से काफी हीट एब्सॉर्ब करके बाहर निकलता है, तो हीट बॉडी से निकल जाएगी, बॉडी अपने आप कूल होने लगेगी, है ना, तो स्वेटिंग के बाद जो है इसीलिए कूलिंग का फील आता है। फिर कह रहे हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो Q बराबर ml, यहां भी फॉर्मूला है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है तो उसको LV ऐसे लिख करके रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हम लोग। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी वर्ड इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी यूज किया जाता है। फिर स्टीम के लिए बोल रहे हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू 1 kg ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर, और उसका डेटा आपको, उसकी वैल्यू आपको दिया है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन स्टीम के लिए कितना है, 226 इंटू 10 की पावर 4 जूल पर केजी, यानी कि 1 kg अगर मेरे पास वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसको हमें 1 kg स्टीम में ही कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही, तो इतना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा बेटा, 226 इंटू 10 की पावर 4 जूल्स ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू स्टीम। क्लियर है। फिर आता है ठीक है, फिर चैप्टर में देखो इतनी ही चीजें हैं, इस चैप्टर में जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी मैंने आपको बता दिया है। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जो ग्राफ आपको बनाने को बोला जाता है कि भाई हीटिंग कर्व बना करके दिखाइए, तो हीटिंग कर्व इज वेरी सिंपल पॉइंट, है ना, कि जब आप हीट करना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर का क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, है ना, तो टेम्परेचर के बारे में आपको देखना है। अगर वहां पर काम हो रहा है mc डेल्टा टी की तो टेम्परेचर ऐसे बढ़ेगा, अगर काम ml का हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, फिर mc डेल्टा टी होगा, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से उसको समझकर लॉजिकली आपको वो ग्राफ बनाना होता है। दैट इज अ वेरी सिंपल ग्राफ, बट एक बार सभी लोग जरूर उस ग्राफ को रिवाइज करिएगा, ठीक है, और कमेंट से बताइएगा कि ये क्विक रिवीजन जो हम लोगों ने लगभग 20 मिनट में किया है, ये आप सभी को कैसा लगा। देखो, मेरा टारगेट है इस सीरीज में कि मैं आपके लिए कम ड्यूरेशन का एक ऐसा लेक्चर तैयार कर दूं जो आप बोर्ड एग्जाम वाले दिन भी अगर सुबह चाहें कि यार पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, लाओ यार ये वाला वीडियो देखें, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें। तो इस बेसिस पर मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूं, इस पूरी सीरीज को तैयार कर रहा हूं कि जो आपको लास्ट मोमेंट पर रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है।
ठीक है जी। तो मिलेंगे हम सभी लोग अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूं, आखिरी समय तक आपके साथ रहूंगा। ऑल द बेस्ट। कमेंट्स में जरूर बताना आप सभी को कैसा लगा।